ऑक्सीमीटर इंफ्रारेड थर्मामीटर घोटाले की होगी एसआईटी जांच। सीएम योगी ने 10 दिन में मांगी रिपोर्ट। इंडिया न्यूज ने प्रमुखता से दिखाई थी खबर। भ्रष्टाचार के खिलाफ सीएम योगी का एक्शन। प्रयागराज और महोबा के सस्पेंड पुलिस कप्तानों के खिलाफ होगी विजिलेंस की जांच। रिश्वतखोरी का आरोप। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से जालसाजी, खाते से फर्जी चेक लगाकर लखनऊ के 2 बैंकों से निकाले लाखों रुपए। पुलिस ने केस दर्ज करके शुरू की जांच। पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति के खिलाफ केस दर्ज। रेप पीड़िता को करोड़ों की संपत्ति देने का आरोप। मामले को सुलझाने के लिए करोड़ों का लेन देन। बागपत और मेरठ में जहरीली शराब का कहर। 24 घंटे में 7 लोगों की मौत। एडीएम और एएसपी के नेतृत्व में जांच टीम का गठन। आगरा में पति ने पत्नी को प्रेमी के साथ होटल में पकड़ा। पत्नी पर की चप्पलों की बारिश। पिटाई का वीडियो वायरल। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बड़ी बहस के साथ मैं हूं आपके साथ आयुष चतुर्वेदी। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने के बाद से सीएम योगी आदित्यनाथ भ्रष्ट अधिकारियों पर ताबड़तोड़ एक्शन लेने से चूक नहीं रहे हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करते हुए मुख्यमंत्री योगी ने बीते 3.5 साल में कई बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई की है। चाहे फिर वो आईएएस हो, आईपीएस अधिकारी हो, इंजीनियर हो, भ्रष्टाचार सामने आने पर सभी को के ऊपर कार्रवाई की गई है। अब ऐसे लोगों की संख्या 775 तक पहुंच गई है। लेकिन सत्ता के रसूख में दबे पुराने मामलों को तो खंगाला ही गया, लेकिन घोटालों में शामिल रहे लोगों के रिटायर होने के बाद उनकी पेंशन तक को रोका गया है। हालांकि विपक्ष के भ्रष्टाचार पर हमलावर रहने वाली भाजपा सरकार ने इस कार्रवाई से यह साफ संदेश दे दिया है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर किसी कीमत पर समझौता नहीं हो सकता है, क्योंकि पिछले 3.5 वर्षों में बीजेपी सरकार अलग अलग विभागों के 325 से ज्यादा अफसरों कर्मचारियों को जबरन रिटायर कर चुकी है। सरकार ने 450 से ज्यादा अफसरों कर्मचारियों को सस्पेंड किया है या फिर डिमोशन जैसा दंड उनको दिया है। अब 24 घंटे पहले ही अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था में ढिलाई बरतने और भ्रष्टाचार के आरोप के कारण प्रयागराज के एसएसपी और महोबा के एसपी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर निलंबित किया गया और अब इन दोनों ही की संपत्तियों की जांच के लिए विजिलेंस को भी यह जांच सौंपी गई। महोबा थाने में तो पूर्व एसपी मणिलाल पाटीदार के खिलाफ एफआईआर तक दर्ज की गई है। उधर मेडिकल इक्विपमेंट खरीद घोटाले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसमें भी बड़ी कार्रवाई की है। सीएम योगी ने सुल्तानपुर, गाजीपुर, बिजनौर, बाराबंकी समेत कुछ जिलों में ग्राम पंचायत में पल्स ऑक्सीमीटर और इंफ्रारेड थर्मामीटर के बाजार मूल्य से अधिक के दर पर खरीद किए जाने के एसआईटी जांच के आदेश भी दे दिए हैं। योगी सरकार ने अपर मुख्य सचिव राजस्व रेणुका कुमार की अध्यक्षता में एक एसआईटी का गठन किया है और इस एसआईटी में आईएएस समित गुप्ता और आईएएस विकास गोठवाल भी शामिल होंगे। तो आज हम इसी मुद्दे पर एक खास पैनल के साथ करेंगे बड़ी बहस। क्या इन सब से रुकेगा? अफसरों के ऊपर लगाम लगेगी? तो आपको बता दें कि अब मुख्यमंत्री की तरफ से जो कार्रवाई की गई है उससे सवाल यह है कि क्या इससे जो जीरो टॉलरेंस की बात कही जाती है सरकार की तरफ से, क्या वो सही मायने में जीरो टॉलरेंस यहां पर दिखाई देगा? क्या जिस तरीके से भ्रष्टाचार के तमाम मामले सामने आए हैं उस पर रोक और लगाम लगती हुई नजर आएगी? ये कई ऐसे अहम सवाल हैं जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन जिस तरीके से सरकार के द्वारा जो अपनी मंशा है उसको साफ किया गया है, चाहे फिर एसआईटी के गठन की बात हो या फिर वो जो अधिकारी जो कि हाल ही में निलंबित किए गए उनके खिलाफ विजिलेंस की जांच की बात हो या फिर उनके खिलाफ एफआईआर ही क्यों ना दर्ज करने की बात कही हो, ये अपने आप में बेहद अहम है। लेकिन इसका असर क्या होगा ये आने वाले समय में देखना होगा। और आज इन्हीं सारे सवालों के साथ आज की बड़ी बहस की शुरुआत करेंगे। कुछ मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे।
विजय खैरा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। विजय जी, बहुत स्वागत आपका इस चर्चा में। अब्दुल हफीज गांधी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। अब्दुल हफीज गांधी जी, आपका भी बहुत स्वागत। और संतोष द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व IAS अधिकारी हैं। संतोष द्विवेदी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आप शुरुआत सबसे पहले विजय खैरा जी आपसे ही करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से कार्रवाई की गई है वो कार्रवाई को देखते हुए क्या माना जाए कि क्या ये आने वाले समय में नजीर बनेगा कि आगे इस तरीके की जो घटनाएं हैं उसकी पुनरावृत्ति ना हो, क्योंकि विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि 3.5 सालों में आप लोगों ने कुछ नहीं किया, इसलिए घोटाले आराम से हो रहे हैं और सरकार का भी संरक्षण इनको प्राप्त है। कैसे देखा जाए इस कार्रवाई को, और क्या विपक्ष के आरोपों का भी जो जवाब है वो आप कैसे देंगे इस कार्रवाई के आधार पर? हमारी इन गरीब मुख्यमंत्री योगी जी ने शुरू में ही स्पष्ट कर दिया था, जीरो टॉलरेंस का जो नारा उन्होंने दिया था उसको कारगर करना था, और शुरू से वो जीरो टॉलरेंस के ऊपर चल रहे हैं। सवाल ये है कि अधिकारियों को निकालने के लिए, सस्पेंड करने के लिए, नहीं तो उनको कोर्ट का सहारा मिलता है, कोई कमी नहीं होना चाहिए। इसलिए सालों से भर ऊपर निगरानी रखी गई है। सीनियर ऑफिसर्स को IG या DGP मैं सुन पा रहा हूँ। कहा गया कि वो उन पर निगरानी रखें, और उनका साल 2 साल का पूरा रिकॉर्ड निकाला गया है। उसके बाद ये एक्शन लिया गया है कि जो लोग बिल्कुल करप्ट पाए गए हैं विजिलेंस से या रिपोर्ट में या सीक्रेट रिपोर्ट में, उनको निकाल दिया गया है। 300 से अधिक अधिकारियों को निकाल दिया गया है और रिटायर कर दिया गया है उन लोगों को। बाकी लोगों के खिलाफ, जिनके खिलाफ चार्जशीट तैयार हो रही है, उनको सस्पेंड किया गया है। ये अति आवश्यक था, और ऐसा ये ऐतिहासिक फैसला है तो सिर्फ योगी जैसा ही मुख्यमंत्री ले सकता था। पुराना जो रवैया चल रहा था, 20-20, 30 साल, 25 साल की जिनकी सर्विसेज हैं, जो गहरे पैक बैठे हुए हैं, राजनीतिक जिनको संरक्षण भी मिला हुआ है, जिनको आदत पड़ी हुई है किस तरीके से पैसे खाएं पता लगाना मुश्किल हुआ करता था, उन सबकी जब इंक्वायरी हो गई सीक्रेट रूप से, तब उनके साथ एक्शन लिया गया है। चाहे वो किसी विभाग का हो, वन विभाग का हो, स्वास्थ्य विभाग का हो, या हॉर्टिकल्चर का हो, टैक्स विभाग का हो, हर विभाग में इस तरह से निगरानी रख के उनको निकाला गया है ताकि उनके पास कोई रास्ता न बचे उसके बाद बचने का। और यह एक अपने आप में ऐसा उदाहरण पेश किया गया है जिसकी वजह से अब अफसरों में खौफ छाया हुआ है। इसका मतलब ये था कि जो महात्मा गांधी जी ने कहा था आजादी के बाद, जो आशंका प्रकट की थी और जो चल रहा था 70 साल से, उन्होंने कहा था कि आजादी के बाद ये होने वाला है कि अफसर करप्ट हो जाएंगे। और उन्होंने यहाँ तक कहा था कि लेखपाल वगैरह को सारे कागज लेके किसानों के यहाँ जाना चाहिए, वो नहीं हुआ। टैक्सीज के लिए लोगों को लाइसेंस प्रणाली को कम करना चाहिए, वो नहीं हुआ। और दिनों दिन ये करप्शन बढ़ता चला गया था। उसको जो 70-65 साल का करप्शन बढ़ा हुआ था, उसको कंट्रोल करने में कुछ तो समय लगता। एक दिन समय उठा के तो किसी को नहीं निकाला जा सकता है। तो मैं समझता हूँ इतना बढ़िया काम किया मुख्यमंत्री जी ने, जो अपने आप में एक इतिहास रच दिया है और पूरे हिंदुस्तान के हर प्रदेश के लिए एक उदाहरण पेश किया है। तो मैं समझता हूँ दूसरे प्रदेश भी इसके पीछे इसी तरह की कार्रवाई में जरूर। चलिए अब्दुल हफीज गांधी जी, क्योंकि अब ये जो कार्रवाई की जा रही है उस पर आधार ये भी बताया जा रहा है, क्योंकि अफसरशाही ऐसा तो नहीं है कि एक ही दिन के अंदर इतनी भ्रष्ट हो गई या 3.5 साल में हो गई है। ये अंतर ये बताते हैं कि आप लोग तो ये कार्रवाई भी नहीं करते थे, हम कार्रवाई तो कर रहे हैं, इसलिए इसको बेहतर कार्रवाई समझा जाए और इससे मैसेज हम अफसरों को देने की कोशिश कर रहे हैं कि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि अगर कुछ भी गलत करेंगे। मैं चाहूंगा कि आप भी अपना कमेंट रखें। आयुष जी, भारतीय जनता पार्टी जब पिछली सरकारों में इस तरह से होते थे तो सरकारों को ब्लेम करते हैं, लेकिन इस सरकार में जो घोटाले हो रहे हैं उसमें कहते हैं कि चीफ मिनिस्टर का कोई लेना देना नहीं है, ये अधिकारी कर रहे हैं, यानी अधिकारियों पर ब्लेम दिया जा रहा है पूरा का पूरा। और मैं माननीय चीफ मिनिस्टर जी की भी कार्रवाई बता दूं आपको कि अभी एक शिक्षक घोटाला हुआ था, जो वहां के SSP थे सत्यर्थ अनिरुद्ध पंकज, उन्होंने पूरा का पूरा ये मसला निकाला था। बाद में उन्हीं को हटा दिया गया क्योंकि उसमें एक भारतीय जनता पार्टी के एक सदस्य का नाम आ रहा था पूरे के पूरे घोटाले में। अभी एक NCERT का फर्जी किताबें छापने का घोटाला हुआ है, 35 करोड़ से ज्यादा की किताबें छापी गई हैं। वो भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति है, इसलिए अभी तक उसकी कोई भी अरेस्टिंग नहीं हुई है। आपको याद होगा ट्रांसफर पोस्टिंग में वैभव कृष्णा ने 5 IPS ऑफिसर्स पर इल्जाम लगाया था, तो जिसने इल्जाम लगाया वैभव कृष्णा, उन IPS ऑफिसर को तो सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन बाकी जो थे जैसे अजय पाल शर्मा, हिमांशु कुमार, सुधीर कुमार सिंह, गणेश शाह, राजीव नारायण मिश्रा, इनको इंपॉर्टेंट पोस्टिंग जो है कहीं ना कहीं दी गई थी। इसी तरह से आप ये देखिए कि एक यहाँ होमगार्ड घोटाला हुआ था।
होमगार्ड घोटाले में जो है वो फर्जी मास्टर रोल तैयार कर लिए गए और करोड़ों रुपया इसमें जो है डकार लिया गया। उसमें मैं पूछना चाहता हूं कि क्या हुआ। तो जितने भी एक्शन हो रहे हैं, देखिए पीपीई किट घोटाला निकला था, सस्ती घटिया क्वालिटी की पीपीई किट लाई गई थी, तो पत्रकार जिसने ये खबर उठाई उसी को पूछताछ के लिए एसटीएफ ने बुला लिया। आप ये देखिए कमेटी, एसटीएफ या इस तरह की जो इंक्वायरी कमीशन बनाई जाती है, दे आर ऑल टाइम बाइंग एक्सरसाइजेज। और उसका रिजल्ट क्या निकलता है मुझे बताइए। बीआरडी में जो ऑक्सीजन सप्लाई का घोटाला हुआ करोड़ों रुपए का, उसका क्या रिजल्ट निकल कर आया? या जो पीपीई घोटाला हुआ उसका क्या रिजल्ट निकल कर आया? या जो अभी कोविड टेस्टिंग किट का घोटाला हुआ है कि 26 रुपए की किट जो है 10,000 रुपए में खरीदी गई सुल्तानपुर और दूसरी जगह, और ये मैं आपसे दावे के साथ कह रहा हूं ये दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी किया गया होगा, लेकिन एक डिस्ट्रिक्ट में थोड़ी बहुत दिखाने के लिए कार्रवाई कर दी गई है। आप दूसरी जगह क्या कर रहे हैं? तो इतने बड़े बड़े आप घोटाले हुए हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, कोई भी ऐसी भर्ती नहीं है जो बगैर पेपर लीक के, और यहां तक कि कॉपियां जला दी गई थी। आपको याद होगा कॉपियां बदल दी गई, उनकी कोडिंग बदल दी गई, उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। जहां पर भी भारतीय जनता पार्टी के लोग हर घोटाले के अंदर निकले हैं उन पे किसी भी तरह का कोई एक्शन नहीं होता है। मैंने एनसीईआरटी का घोटाला बताया आपको, मैंने आपको शिक्षक घोटाला बताया, मैंने आपको होमगार्ड घोटाला बताया। इसी तरह से जो अनुपमा जायसवाल बेसिक शिक्षा मंत्री थी पहले, उनमें मोजे और जूते का घोटाला हुआ था, तो उनको सिर्फ हटा देना ही क्या एकमात्र है? बिकरू कांड के बाद जो वहां के एसएसपी थे कानपुर के आनंद देव, उनको सिर्फ ट्रांसफर किया गया। तो ये दिखाने के लिए आप एक दो अधिकारियों पर कार्रवाई कर लेते हैं और आप अपने जो मनमाफिक अधिकारी हैं उनको बचाने के लिए आप इस तरह की कार्रवाई नहीं करते हैं, तो इस पे सवाल तो उठेंगे। और जहां तक भ्रष्टाचार से लड़ने की बात है तो मैं आपसे कहूंगा कि ये जो है ना, बुक्कल नवाब मॉडल ऑफ फाइटिंग करप्शन अपनाते हैं कि अगर कोई दूसरी पार्टी में होगा तो वो करप्ट है, लेकिन अगर इनकी पार्टी को ज्वाइन कर लेगा तो वो बिल्कुल पाक साफ हो जाएगा, वो गंगा जल से धुल जाता है, फिर उसके खिलाफ कोई मांग नहीं करेंगे। बुक्कल नवाब के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी सीबीआई की मांग करती थी, लेकिन अब वो सीबीआई की मांग कहां गई? उन्होंने जो अवैध प्रॉपर्टी पे जो भी अलेज्ड कब्जे किए थे, क्या वो अब सब खत्म हो गए? तो मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी पहले तो ये कहती है कि चीफ मिनिस्टर बचाओ योजना, यानी चीफ मिनिस्टर को भ्रष्टाचार से बचाते हैं और कहते हैं अधिकारी इन्वॉल्व है, लेकिन जब पिछली सरकारों की याद आती है, कुछ इस तरह के मसले को उजागर होते हैं तो पिछली सरकारें जिम्मेदार हैं। ये दोहरे मापदंड नहीं चलेंगे और ये दिखावे की कार्रवाई, ये दिखावे की जो एसटीएफ की कमेटी बना दी जाती है, कमीशन बना दी जाते हैं, जवाब खैरात जी देंगे, लेकिन संतोष जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि उनके पास बड़ा अनुभव रहा है इस प्रशासनिक व्यवस्था के अंदर रहने का। मुझे लगता है कि वो और बेहतर समझाएंगे। संतोष जी मुझे ये बताएं, क्योंकि जब भी इस तरीके की कोई भी घटनाक्रम होते हैं तो जाहिर बात है कि जो उंगली है वो प्रशासनिक व्यवस्थाओं के ऊपर उठती है, और अब कार्रवाई भी अधिकारियों के खिलाफ की जा रही है, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि कार्रवाई नाकाफी है, सत्ता पक्ष कह रहा है कि हमने तो इतनी कार्रवाई की है। फिर सवाल यह है कि अगर कार्रवाई भी हो रही है और लगातार जांच भी हो रही है, तो फिर इस तरीके की जो तमाम घटनाक्रम है जिनका जिक्र अभी अब्दुल हफीज गांधी जी कर रहे थे, ये कैसे हो जा रहे हैं? कहां पर गलती और होना क्या चाहिए? मैं चाहूंगा कि थोड़ा आप भी समझाएं, संतोष द्विवेदी जी। आयुष, देखिए दो चीजें समझ लीजिए। एक तो भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई, जैसा कि गांधी साहब ने कहा और उसके पहले हमारे भाजपा के भी प्रवक्ता जी ने कहा कि विंस्टन चर्चिल ने 1948 में 1948 में जब भारत आजाद हो गया था, उस समय ये कहा था कि हमने भारतीयों को, इनकी शिक्षा पद्धति को, इनके रहन सहन को, इनके सिस्टम को इतना करप्ट कर दिया है कि 60-65 वर्षों के बाद एक करप्ट व्यवस्था लागू होगी, और करीब करीब वही स्थिति आ गई है, इसमें कोई शक नहीं है। अब रह गया प्रश्न कि हम इस पे क्या कार्रवाई करें। आरोप प्रत्यारोप से काम नहीं चलेगा। हमें आवश्यकता इस बात की है कि जहां भी हमको सूचना मिलती है कि कोई भी अधिकारी, कोई भी कर्मचारी, कोई भी राजनीतिक व्यक्ति, कोई भी पार्टी से संबंधित व्यक्ति यदि किसी राजनीतिक स्वार्थ में अथवा किसी अन्य कारण से करप्शन में लिप्त है, भ्रष्टाचार में लिप्त है, तो उसके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। और कार्रवाई लगभग 3 वर्ष बीत गए हैं, उसके पश्चात भाजपा सरकार ने शुरू किया है। योगी जी के विषय में ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि उन पर कोई भी व्यक्ति उंगली नहीं उठा सकता, लेकिन जो सिस्टम है, जो व्यवस्था है, उसमें निश्चित रूप से उंगली उठ रही थी। और अभी आपने देखा सुल्तानपुर और गाजीपुर में जो ये पीपीई किट की बात हुई, उन्हीं के दल के विधायक ने, उन्हीं के दल के जनप्रतिनिधि ने इस बात को उठाया। मैं उस बात की तारीफ करता हूं, जिस भी विधायक ने इसको उठाया वो विसिल ब्लोअर का काम कर रहा है, उसने सरकार को जगाने का काम किया, और ये निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। इसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। और अब उस पर कार्रवाई हो रही है। कल तक ये था कि केवल 2 पंचायत राज अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया, और ऐसा लग रहा है कि वो
वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को बचाने के प्रश्न में है, तो आज उसका निराकरण करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत ही वरिष्ठ और बहुत ही ईमानदार किस्म के आईएएस अधिकारी श्रीमती रेणुका कुमार जी के अध्यक्षता में एक एसआईटी गठित कर दी है और 10 दिनों में रिपोर्ट मांगी नहीं, लेकिन संतोष जी मुझे ये बताइए, देखिए इसमें भी दो पहलू हैं। मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा समझाएं, उसके बाद मैं राजनीतिक चर्चा में थोड़ा और आगे जाऊंगा। संतोष जी मुझे ये बताएं कि देखिए अगर हम लोग पिछले 3.5 साल का कार्यकाल देखते हैं इस सरकार का, तो लगभग मोटा मोटा अगर आंकड़ा हम लोग लेकर चले तो 800 से के आसपास अधिकारी ऐसे हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई है सरकार के द्वारा। लेकिन उसके बावजूद भी अगर इस तरीके की घटनाओं की पुनरावृत्ति बार बार हो रही हो तो क्या माना जाए, इस कार्रवाई के क्या मतलब रह गए, क्योंकि इतने अधिकारियों पे कार्रवाई की गई। दूसरा सवाल यह भी है क्योंकि जब जांच की बात आती है तो उसमें हम लोगों ने पुराने तमाम केसेस में भी देखा है कि एसआईटी का गठन हो या फिर जांच टीम बना दी गई हो या अन्य तरीकों से जांच हो रही हो, वो जांच भी अपने अंजाम तक नहीं पहुंचती है। तो ये दोनों सवाल ही अभी भी बरकरार हैं। इन प्रकरण में भी यही किया गया है, एसआईटी का भी गठन कर दिया गया और इसके अलावा जो 2 अधिकारी जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे उनके लिए विजिलेंस जांच की भी बात कही गई है। लेकिन सवाल यह है कि अगर ये कार्रवाई से ही अंजाम होता या इसका कोई फर्क पड़ता तो इतने अधिकारियों पे कार्रवाई के बाद अब तक तो ये रुक जाना चाहिए था, ऐसा क्यों? आयुष, ऐसा है कि इसका कारण यह था कि अभी तक कोई कार्रवाई जो हुई वो एग्जाम्पलरी पनिशमेंट के रूप में नहीं हुई। अब ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार इस बात के लिए कटिबद्ध है कि जो एसआईटी बनी है और 10 दिनों में रिपोर्ट मांगी है तो उसमें कोई ना कोई गंभीर कार्रवाई होगी। और अगर ऐसा होता है तो आप देखिएगा कि निश्चित रूप से भ्रष्टाचार में कमी आएगी। विजय खैरा जी, अब्दुल हफीज गांधी जी के भी सवालों का जवाब दीजिए। और दूसरा ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि पुराने तमाम मामलों का जिक्र करते उन्होंने कहा कि भाई उसकी जांच अभी कहां तक पहुंची है, थोड़ा उसका भी हवाला दे दीजिए कि इस नई जांच से भी क्या हासिल हो जाएगा। खैरा जी, गांधी जी ने अभी 2 अफसरों का उदाहरण भी दिया था आईपीएस ऑफिसर को। उसमें विशेष तौर से वैभव कृष्ण जी का नाम उन्होंने लिया था जिन्होंने होमगार्ड घोटाले की बात बाहर लाए थे। तो उनको ये बता दें, उनको करप्शन पर नहीं हटाया गया है, उनको हटाया गया था मिसकंडक्ट के ऊपर। पुलिस डिपार्टमेंट में एक डिसिप्लिन होता है, उस डिसिप्लिन अनुशासनात्मक कार्यवाही के ऊपर ही उनको वहां से हटाया गया था, सस्पेंड किया गया था तब तक की इंक्वायरी के लिए। उन पर कोई करप्शन का चार्जेस नहीं है। डंके की चोट सरकार भी कह सकती है और हम भी कह सकते हैं ना, करप्शन के लिए उनको हटाया गया था। लेकिन बाकी 4 ऑफिसर्स के लिए विशुद्ध रूप से करप्शन के लिए ही हटाया गया है। अब मैं उदाहरण देता हूँ, पिछले में बताना तो पड़ेगा कुछ न कुछ, आप कहेंगे हम पिछली बात क्यों कर रहे हैं, लेकिन आवश्यक है। पिछली सरकार में एक अनऑफिशियल जीओ था, किसी भी क्लास 1 ऑफिसर के खिलाफ कोई छापा न डाले। तो जब भी कभी एसपी के पास जाएं या डीएम के पास जाएंगे, कोई भी आदमी शिकायत लेकर कि साहब फलाना ऑफिसर इस तरह बेईमानी कर रहा है, खुलेआम पैसे मांग रहा है, तो उसके यहाँ छापा डालने के लिए एंटी करप्शन को लखनऊ से इजाजत लेनी होती थी, क्योंकि क्लास 1 ऑफिसर की पोस्टिंग ही मुख्यमंत्री के दफ्तर से हुआ करती थी, तो इंडिपेंडेंट रहते थे। इस कारण से एक भी छापा 5 साल में सापा सरकार में किसी करप्ट ऑफिसर्स के ऊपर पड़ ही नहीं पाया और लोग दुखी होकर घूमते रहे इन सब पोस्टिंग्स की वजह से। अब बताइए आप, जब ये सिस्टम जहाँ चला हुआ हो और जहाँ ये दूसरी बात कर रहे हैं कि साहब चिन्हित कर रहे हैं, चिन्हित का क्या बताऊं, आपको मालूम ही है कि बालू घोटाले में एक आईएएस अफसर ने चीफ मिनिस्टर के कहने से हमीरपुर में पूरी की पूरी बालू के बारे में टोटल भ्रष्ट पकड़ा गया है। हजारों ट्रक बालू निकाल दी गई, जिसमें अखिलेश जी की ही सहमति से ये सारा काम हो रहा था। अब दूसरा मायावती जी के नेतराम जी के ना देख लीजिए, छापा मारा तो 225 करोड़ रुपया से ज्यादा निकला। जो मुख्यमंत्री के चारों तरफ बैठे हुए थे उन्हीं के 200 करोड़ रुपया निकल रहा है। अब छापा मार के इसमें चिन्हित का क्या सवाल है, जो करेगा तो भरेगा, चाहे छापा का हो चाहे बीजेपी का हो चाहे किसी का हो, अगर करेगा तो भरेगा। जिन्होंने करा है, 5 साल लूटा है, जनता का खून चूसा है, अब पकड़ में आ रहे हैं। अब आजम खां की बात अभी भी करेंगे, आप क्यों बचा रहे आप आजम खां को? कोर्ट में चले गए, कोर्ट से जमानत नहीं हुई, अभी तक पड़े हुए हैं जेल में। 80 केस हैं, गरीबों की जमीन लूट डाली, सरकारी जमीन पे मकान बना डाले, सैकड़ों ने कई सैकड़ों। ठीक है, चलिए पुरानी बातों का जिक्र हो गया, लेकिन मुझे ये बताइए कि 800 अधिकारियों के खिलाफ अगर मोटा मोटी हम लोग आंकड़ा लेकर चल रहे हैं कि अगर 800 अधिकारियों पर भी आपने कार्रवाई कर दी, तो उसके बावजूद भी ये अधिकारी मानते हुए नजर क्यों नहीं आ रहे हैं? आप लोग का मैसेज इन तक पहुंचता क्यों नहीं है? क्यों हर बार अधिकारी संलिप्त नजर आ जाते हैं? ये व्यवस्था सुधर क्यों नहीं रही है? सवाल ये भी है खैरा जी, इतनी कार्रवाई करने के बाद भी
अगर आपकी बात मैं मान लूं तो। आयुष जी, आपने बिल्कुल ठीक बोला है, ये बात सच है। असल में इतनी मोटी खाल के अधिकारी हो गए हैं कि हमेशा अधिकारी जो सस्पेंड होता है पीछे वापस आ जाता है। 90% में चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, 70 साल में 90% अधिकारी जो भी सस्पेंड हुए, डिसमिस हुए, वापस आ गए, या कोर्ट से आ गए या वैसे आ गए रिप्रेजेंटेशन के थ्रू। 1 8 2 4 5 7% ठीक कुछ सजा पाते हैं। इसलिए सबसे अच्छा तरीका यही था कि भ्रष्टों को चिन्हित करके निकाल दिया जाए, क्योंकि पुराना रिकॉर्ड है ये। हम तो कह रहे हैं, आप 100 अगर सस्पेंड हुए तो 97 वापस आ गए, डिसमिस हुए 100 में से 97 98 वापस आ गए। 1 8 2 बेचारे रह जाते होंगे जो नहीं लड़ पाते होंगे या कोर्ट कब तक नहीं जाते हो, कोई ना कोई कमी रह जाती थी। उस कमी को दूर करने के लिए बिल्कुल सही रास्ता है सेवा निवृत्त करना उनको, और बाकियों के ऊपर सस्पेंड करके प्रॉपर चार्जशीट करके उनको निकाल देना। ये सबसे अच्छा रास्ता चुना है मुख्यमंत्री ने। ठीक है, और चलिए। हम क्या, मेरे ख्याल से अब्दुल हफीज गांधी जी, अब्दुल हफीज गांधी जी, पता नहीं खेरा जी कहाँ की अनर्गल बातें कर रहे थे और किन अनऑफिशियल ऑर्डर की बात कर रहे थे कि जो अनऑफिशियल है तो आपको कैसे पता? वो पिछली सरकारों में जांच हुई और अधिकारी हटाए भी गए थे। लेकिन मैं इस सरकार की बता दूं, ये क्या करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग कि अपनी कमी छुपाने के लिए पीछे चले जाते हैं। ये जो कार चलाते हैं ना, ये रियर शीशे में देखकर कार चलाते हैं, पीछे देखकर, आगे नहीं देखते हैं, ये फ्यूचर का नहीं देखते हैं। आपकी जिम्मेदारी है, आप बहुत बड़े वादे करके आए थे। शिक्षक घोटाले में क्या हुआ? शिक्षक घोटाले में जो एसएसपी जांच कर रहे थे अनिरुद्ध पंकज, उन्हीं को आपने हटा दिया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक लीडर उसमें इन्वॉल्व था और अभी तक वो गिरफ्तार नहीं हुआ है। चंद्रमा कोई बंदा है कोई। इसी तरह से एनसीईआरटी 35 करोड़ की फर्जी एनसीईआरटी की किताबें छापी गई, अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का वो व्यक्ति है। इसी तरह से जो वैभव कृष्ण की बात कर रहे थे, उन्होंने ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसे की बात की थी, पैसा चलता है, और जिन अधिकारियों के खिलाफ उन्होंने आरोप लगाया था उनको आपने सस्पेंड नहीं किया, जबकि वैभव कृष्णा को आपने जो है सस्पेंड कर दिया। इसी तरह से एक मिड डे घोटाला हुआ था जिसे हम रोटी नून घोटाला कहते हैं, उसमें आपने पत्रकारों के खिलाफ एफआईआर कर दी। करीब 66 पत्रकार ऐसे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर जिनके खिलाफ आपकी सरकार ने सवाल उठाने पर एफआईआर की। आप करप्शन की आवाज उठाने नहीं देते हैं, आप एफआईआर कर देते हैं। आप जो है एक किसी पूर्व आईपीएस आईएएस ऑफिसर के खिलाफ एफआईआर कर देते हैं। तो जो भी भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाए आप उसका मुंह दबाने की कोशिश करते हैं। और आप लोगों की एक आदत है कि माननीय मुख्यमंत्री की नाक के नीचे बेईमानी होती है और आप कहते हैं मुख्यमंत्री ईमानदार हैं। अरे मुख्यमंत्री ईमानदार हैं तो क्यों नहीं इस्तीफा दे देते? इतनी ज्यादा भ्रष्टाचार हो रहे हैं। किसी भी सरकार का सबसे बड़ा काम होता है प्रिवेंशन, डिटेक्शन, और बाद में जब कोई चीज हो जाएगी तो एक्शन होगा ही। अगर वो भी आप एक्शन नहीं ले सकते तो आप नकारा हैं, आपकी सरकार नकारा है, आपके अधिकारी नकारा हैं, आपके जो है जितने भी मंत्री हैं वो नकारा हैं। आप होने के बाद एक्शन लेंगे तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको प्रिवेंट करना है, आपको डिटेक्ट करना है चीजें जो आप नहीं कर पा रहे हैं। आप पीपीई किट घोटाला हो गया, उसमें भी आप जांच बैठाने की बात करते हैं। अभी ये कोविड टेस्टिंग घोटाला हुआ है, उसमें भी आप जांच बैठाने की बात करते हैं। शिक्षा घोटाले में भी जांच बैठाने की बात करते हैं। उसके बाद जो वैभव कृष्णा ने बताया उसमें भी आप जांच बैठाने की बात करते हैं। अरे किसी में कोई रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा? और मैं बार बार कह रहा हूं कि ऑल दीज कमीशंस दे आर टाइम बाइंग एक्सरसाइजेज। ये वक्त खरीदा जा रहा है, 1.5 साल बचा है, निकल जाएंगे ये, और जनता देख रही है इनको कि जो बड़े वादे करके आए थे कि ये करेंगे वो करेंगे, और जीरो टॉलरेंस इनका फर्जी नारा है। चलिए इसका जवाब मैं संतोष जी से भी ले लेता हूं। संतोष जी, क्या ये टाइम बाइंग एक्सरसाइज को ऐसे मान लिया जाए? क्योंकि यही सवाल मैंने पहले भी पूछा था, क्योंकि जांच की बात तो बार बार कही जाती है। अब तो 1.5 साल का वक्त बचा है, चुनावों में जाना है। अब ये जो बार बार आरोप विपक्ष लगा रहा है कि जांच तो आपको करनी है घोटाला आने के बाद, लेकिन प्रिवेंटिव जो काम होने चाहिए वो नहीं हो पाए। क्या आपको लगता है कि वाकई में यही स्थिति है, या आपके हिसाब से और क्या होना चाहिए? क्योंकि जो मामले हैं वो रुकते हुए तो नजर नहीं आ रहे हैं। आयुष, देखिए बिल्कुल सही कहा आपने कि जो प्रकरण है वो रुक नहीं रहे हैं, लेकिन इसके 2 कारण हैं। एक तो सुपरविजन में कमी है। आपने देखा होगा कि ये जो कोविड किट घोटाला हुआ है जिसकी शिकायत वहीं भाजपा के विधायक ने की है, उसमें न केवल जिलाधिकारी बल्कि उनके ऊपर नोडल अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी भी थे जिनको ये देखना चाहिए था कि वो क्या हो रहा है, लेकिन नहीं देखा। तो सिस्टम में कहीं ना कहीं कुछ कमी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन समय रहते अगर एक्शन ले लिया जाए तो जैसा कि सपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि उसमें काफ़ी हद तक कमी आ सकती है, मैं इससे पूर्णतया सहमत हूँ। और प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए सरकार को। सरकार में पारदर्शिता बनी रहे, लोगों में इस बात का विश्वास हो कि सरकार निष्पक्ष रूप से उनके लिए, उनके भले के लिए काम कर रही है।
तो निश्चित रूप से इस प्रकार के करप्शंस में कमी आएगी। जो गवर्नमेंट सर्विस कंडक्ट रूल है वो बहुत स्पष्ट रूप से कहता है कि इस प्रकार की व्यवस्था पहले भी थी, ये कोई नई चीज़ नहीं हो रही है जो कंपलसरी रिटायरमेंट्स हो रहे हैं या एक्शन हो रहे हैं। एक्शन तो होने चाहिए, लेकिन एक्शन इस प्रकार से होने चाहिए कि उसका एक मैसेज पब्लिक में जाए, अफसरों में जाए कि अगर हम कुछ गड़बड़ करेंगे तो हमारे खिलाफ इस प्रकार का एक्शन होगा कि बदनामी के साथ साथ हमको पनिशमेंट भी मिलेगा। सस्पेंशन कोई पनिशमेंट नहीं होता, ये चीज़ स्पष्ट समझ लीजिए कि निलंबन कोई पनिशमेंट नहीं है। निलंबन एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत जब जांच को फैसिलिटेट करने के लिए किया जाता है कि वो जांच समय से हो जाए। अभी जो वर्तमान जांच हो रही है, जो एसआईटी का गठन आज हुआ है, वो निश्चित रूप से अन्य जांचों से डिफरेंट है, क्योंकि 10 दिनों में माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसमें रिपोर्ट मांगी है। तो ये इस बात को स्पष्ट करता है कि उनकी कटिबद्धता है कि हम करप्शन को रोकने का प्रयास कर रहे हैं और टाइम बाउंड एक्शन करेंगे। अब 10 दिन बीत जाए तो जैसा गांधी जी का एक प्रश्न है उसका जवाब भी आ जाएगा कि क्या कार्रवाई हो रही है, और कार्रवाई हो रही है तो किस सीमा तक हो रही है, क्या हो रही है। 2 एसपीज को आपने देखा, एसएसपी इलाहाबाद, एसपी महोबा निलंबित, वो उनके खिलाफ विजिलेंस जांच भी हो रही है, उनके खिलाफ और भी विभागीय कार्रवाई की कर दिया। वही चीज़ अब ये जो दोनों जिलाधिकारी हैं, चाहे वो सुल्तानपुर की हों या गाजीपुर की हों, इसके अलावा भी कुछ और जनपद आइडेंटिफाई हुए हैं, उस पर कार्रवाई होगी। और एसआईटी अगर 10 दिन में अपनी रिपोर्ट दे देती है तो ये निश्चित रूप से प्रशंसा का पात्र है, और इसमें निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी या उत्तर प्रदेश की सरकार कार्रवाई बिल्कुल। लेकिन संतोष जी, इसके लिए तो हम लोग को 10 दिन का इंतजार करना होगा ना, क्योंकि देखिए पहले के मामलों को लेकर के भी सवाल है। अब देखते हैं कि इस 10 दिन के अंदर क्या रिपोर्ट आती है, उस पर कार्रवाई क्या होती है। बहरहाल विजय खैरा जी, आप अब्दुल हफीज गांधी जी जो सवाल उठा रहे थे उसका भी जवाब जरा दीजिए, उसके बाद मैं गांधी जी के पास आ रहा हूँ। अभी साहब ये जो कह रहे थे डिले हो रहा है एक्शन में, आप बताइए 3 से 25 अफसरों को सीधा निकाल दिया गया है। मतलब कोई इंक्वायरी भी नहीं करने की आवश्यकता पड़ी, खाली रिकॉर्ड उनका खंगाला गया, उनके बारे में पता किया गया और सारे डिस्प्रोपोर्शनेट प्रॉपर्टी वगैरह के बारे में पता किया गया है और उनको निकाल दिया गया। इससे ज्यादा डायरेक्ट एक्शन क्या हो सकता है? इतनी क्विक त्वरित एकदम निकाल दिया 325 अफसरों के लिए, और सारे भ्रष्ट थे जितने की उनको चिन्हित कर करके, और ये कह रहे कि साहब टाइम लग रहा है। क्या टाइम लग रहा है इसमें? बाकी जिनके खिलाफ चार्जेस प्रमाणित करने की आवश्यकता थी उन सबके खिलाफ इंक्वायरी हो रही है। और जैसा द्विवेदी जी कह रहे थे सस्पेंशन इज नो पनिशमेंट, बिल्कुल ठीक बात है। सस्पेंशन के लिए तो वेरियस हजारों सैकड़ों मतलब रूलिंग सुप्रीम कोर्ट की कोई पनिशमेंट नहीं है। ये उस समय तक के लिए किया जाता है ताकि रिकॉर्ड के साथ कोई अफसर हेरा फेरी न कर सके और एविडेंस के साथ दबाव न बना सके। तो इसके लिए तुरंत सस्पेंड भी कर दिया उन्होंने, 400 लोगों को निलंबित भी कर दिया। अब इंक्वायरी भी टाइम बाउंड करा रहे हैं, किसी में 10 दिन में, किसी में 3 महीने में, किसी में 45 दिन में। वो समय तो लगेगा। आखिर प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस भी तो अपनी जगह जिंदा रहेगा ना, न्यायिक प्रक्रिया तो अपनी जगह रहेगी ना। पता लगने से भी अगर सीधा उठा के आपने निकाल दिया तो उसके प्रमाण वगैरह तो चाहिए ना। अदालत भी है, दूसरा एक सिस्टम भी है, वो प्राकृतिक नियम का, न्याय का नियम भी है। ये सबके मद्देनजर रखते हुए मैं नहीं समझता हूँ कि इससे बेहतर कोई एक्शन कभी कोई भी सरकार कभी कर सकती है। और जहाँ तक योगी जी का सवाल है, कोई उंगली उठा के तो देखे। हाँ, अखिलेश यादव पे आप 100 उंगली उठ जाएंगी, मायावती पे 100 उंगली उठ जाएंगी, कोई आदमी योगी जी को बोल ही नहीं सकता है। ईमानदारी की मिसाल है। राहुल गांधी जी क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, ये तो अपनी पूरी की पूरी सेवा कर रहे हैं योगी जी का, क्योंकि नहीं कहेंगे तो योगी जी इनको कुछ देंगे नहीं। लेकिन मैं आपको बता दूं एक बात कि अगर महुआ के एसपी के केस में एक नहीं सब जानते हैं कि गोरखपुर में क्या हुआ। 17 नोटिस देने के बाद भी ऑक्सीजन कंपनी को पैसा नहीं दिया गया, और जिसके कारण यह हुआ कि 60 बच्चों की मृत्यु हो गई। ये योगी जी के गृह जनपद में हुआ है। तो इसलिए मत कहिए कि बहुत ईमानदार और ये वो सबकी नजर में था, वहां के डीएम की नजर में था। योगी जी बार बार जाते हैं गोरखपुर, उनकी भी नॉलेज में था। और 2 दिन पहले वो समीक्षा करके आए थे, 2 दिन पहले समीक्षा करके आए थे बीआरडी हॉस्पिटल की, और उसके बाद भी जो है पैसा नहीं दिया गया। तो कौन कितना ईमानदार है हर कोई जानता है। और सुन लीजिए, महोबा के केस में अगर आप एक जान जाने के बाद भी एक्शन नहीं करेंगे और एसएसपी के खिलाफ एफआईआर नहीं करेंगे तो कब करेंगे? बिकरू कांड में जो अनंत देव एसएसपी थे उस वक्त आपने क्या किया? सिर्फ उनका ट्रांसफर कर दिया
और अभी सर ने बताया कि मियर ट्रांसफर इज नॉट अ पनिशमेंट। आप ये मुझे बताइए कि एक एसएसपी जो कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के थे, उनका ट्रांसफर हो गया और उन्होंने सारे के सारे थाने बेच दिए। जब आपने उनका दूसरी जगह ट्रांसफर किया और पता लगा कि वो थाने बेचकर आए हैं, तो आपने उनका जो जहां पर उनकी पोस्टिंग हुई थी वो खत्म कर दी। उनके खिलाफ आपने एक्शन क्या लिया? प्रतीक्षा रद्द किया ना उनको। आपने एक्शन नहीं लिया। प्रतीक्षा रद्द करना, हेडक्वार्टर के साथ जोड़ना कोई पनिशमेंट नहीं है। तो ऐसे करप्ट ऑफिसर को जो पूरे के पूरे थाने बेच दे रहे हैं, अपने ट्रांसफर से पहले पैसा बटोर के आ रहे हैं, आप उनके खिलाफ एक्शन नहीं ले रहे हैं, आप उनको वेटिंग लिस्ट में डाल दे रहे हैं। आप आनंद देव जी जो एसएसपी रहे कानपुर के, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेते हैं। और जो ऑफिसर्स काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को चिन्हित कर रहे हैं भ्रष्टाचार में, आप उनको हटा देते हैं। तो आप मुझे ये बातें मत बनाइए कि कौन ईमानदार है, कौन कितना ईमानदार नहीं है। आपका एक भी भर्ती बगैर पेपर लीक के नहीं हुई है। और आपने जितनी हमारी सरकारों पर जांच बैठाई है, उस एक जांच का भी अभी तक कोई। चलिए अब्दुल हफीज गांधी जी, मुझे लग रहा है आपको सही जानकारी नहीं है ये बात का। खैरा जी कह रहे हैं, जरा समझ खैरा जी पे सही जानकारी क्या है समझाइए। अब्दुल हफीज गांधी जी जरा सही बात क्या है, सही जानकारी क्या, थोड़ा समझते हैं। अब्दुल हफीज गांधी जी एक सेकंड। विजय खैरा जी सही जानकारी क्या है? विजय खैरा जी सही जानकारी क्या है, आप बता दीजिए। देखिए सवाल बार बार इसलिए उठ रहा है विजय खैरा जी, देखिए जो आप काम कर रहे हैं, चाहे निलंबन की कार्रवाई कर रहे हो या फिर जांच टीम का गठन की बात कर रहे हो, इनसे ना तो कोई चीज रुकती हुई नजर आ रही है, ना ही भूत में कभी रुकी है, ना ही ये कहा जा रहा है कि वर्तमान में ये रुकी है। अब आप कैसे रोकेंगे, सवाल इसलिए इस पर बार बार उठ रहा है। और जो तमाम अधिकारियों का जिक्र बार बार इस चर्चा के अंदर उठ रहा है, भाई उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो सकी अब तक, अगर इतना ही आप लोग जय संजीदा हैं रोकने के लिए? अभी ये बोल रहे थे कि महोबा के एसपी को हेडक्वार्टर अटैक कर दिया। आप जानते नहीं हेडक्वार्टर अटैक क्या होता है? हेडक्वार्टर अटैक माने ड्यूटी पर नहीं होता है। अरे मैंने महोबा के मैंने नहीं बोला है, आपने गलत सुना। मैंने महोबा के एसएसपी के खिलाफ एफआईआर की बात की है, आपने गलत सुना खेड़ा जी, आपने गलत सुना। मैंने कहा कि इससे पहले एक ट्रांसफर हुआ था, वो थाने बेचकर आए थे, और उसके बाद जो थाने बेचकर आए थे उनको आपने हेडक्वार्टर में अटैच किया। जो सस्पेंड होता है वो जो पूरे के पूरे थाने बेचकर आए थे। स्पष्ट कर लीजिएगा। और जांच का सवाल पहले आप सुन लिया कीजिए खेड़ा जी, पहले आप सुन लीजिए, पहले आप सुन लीजिए। आप सुनते तो है नहीं तथ्यों को, सरकारी आप सवालों को सुनना नहीं चाहते हैं और ना ही आपकी सरकारें सवालों को अलाउ करती है। मैं 20 इयर्स आई वाज मेडिकल ऑफिसर। अरे पहले आप पहले सही से सुनना सीखिए खेड़ा जी, आप पहले सुनना सीखिए। मैंने क्या कहा है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक आईपीएस ऑफिसर था जिसका ट्रांसफर आपने कहीं और किया और वो पता लगा थाने बेचकर आया है, उस ऑफिसर को आपने अटैच कर दिया। ये क्या कार्रवाई हुई? एविडेंस क्रिएट करके उनको निकालना होगा कहां पर कौन सी एविडेंसेस है, उसके बाद ही चार्जशीट बनती है। 1 मिनट के अंदर चार्ज नहीं हो सकता इस तरीके से। एक प्रोसीजर, सरकारी नियम बने हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स हैं। नहीं, अभी तो आप बोल रहे थे कि 25 अधिकारियों को निकाला गया। एक चीज पे रहिए, अरे एक चीज पे रहिए, आपने अभी कहा कि 25 अधिकारियों को निकाला। उनको निकालने की संभावना थी रूल्स में, उनको निकालने की एक चीज पे रहिए, उसमें प्रोविजन है। मतलब क्या बाकियों को संभावना नहीं है? किस तरह की बात कर रहे हैं? चलिए संतोष द्विवेदी जी को निकालने का नहीं है। चलिए संतोष द्विवेदी जी, अगर ये व्यवस्थाएं इतनी पुरानी हैं और आप खुद अभी कह रहे थे कि ऐसा नहीं है कि कोई बहुत नया काम इसमें किया जा रहा है, ये सिर्फ इच्छा शक्ति की बात है और मंशा आपकी बेहतर होनी चाहिए और आप करके दिखाएं, लेकिन जब इससे कोई बेहतर रिजल्ट पहले भी देखने को नहीं मिले और वर्तमान में भी हम ये कह सकते हैं कि जो कार्रवाई की जा रही है उसका कोई इंपैक्ट कोई बहुत ज्यादा नजर नहीं आ रहा है, तो उम्मीद भविष्य में भी कैसे की जाए कि ये जो कार्रवाई अभी फिलहाल की जा रही है या जिस कार्रवाई के लिए सरकार ने कहा इसका इंपैक्ट होगा? तो सवाल तो यहां पर खड़े होंगे संतोष द्विवेदी जी। जी आयुष, निश्चित रूप से प्रश्न खड़े होंगे और आपने जो कहा वो बिल्कुल सही कहा कि व्यवस्था का ये प्रश्न है और इसमें आवश्यकता इस बात की है, जो हम लोग पूर्व में भी आपके चैनल्स पे, अन्य चैनल्स पे बोलते रहे हैं कि इसमें एग्जाम्पलरी पनिशमेंट जब तक नहीं होगा तब तक किसी प्रकार की कोई कार्यवाही संभव नहीं है और इस प्रकार का भ्रष्टाचार होगा। मैं केवल एक चीज बता दूं अब्दुल हमीद गांधी साहब को कि महोबा के जो एसपी हटाए गए हैं उन पे आज 2 एफआईआर हो गई है शाम को, 2 अलग अलग थानों में, और कार्रवाई चल रही है। इसलिए ये कहना कि कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, ऐसा नहीं है, कार्रवाई की जा रही है।
लेकिन जैसा कि अभी भाजपा के प्रवक्ता साहब ने बताया कि गवर्नमेंट सर्विस कंडक्ट रूल में बहुत सारे इफ्स एंड बट्स लगे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि इंस्टेंट कोई कार्रवाई कर दी जाए, किसी का गला काट दिया जाए। उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने पड़ते हैं, इन चार्जशीट देनी पड़ती है, जवाब सवाल करना पड़ता है, उनको शो काज नोटिस देनी पड़ती है और तब कार्रवाई होती है। इसमें एक लंबा प्रोसेस है और इसी को ये लोग जो करप्ट ऑफिसर्स हैं या कर्मचारी हैं वो अपना प्रभाव लगा के दबवा देते हैं। वो दब जाने की वजह से उसमें लंबा समय लगता है और विलंब होता है। लेकिन जिस प्रकार का ये आदेश इस पीपीई किट में दिया गया है वो 10 दिन का टाइम दिया गया है और मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि ये 10 दिन में रिपोर्ट एसआईटी दे देगी। तो निश्चित रूप से आप ये मान के चलें कि इस पर कार्रवाई होगी और इस प्रकार की अगर 3-4 कार्रवाइयाँ गंभीरता से हो गई सरकार के द्वारा तो जो लोग नहीं, तो संतोष जी मुझे ये बताइए फिर अगर आप ये कह रहे हैं कि अभी भी हम ये उम्मीद करें कि अगर इस तरीके की 3-4 कार्रवाई आगे आने वाले भविष्य में और दिखती हैं तो फिर हम ये मान सकते हैं कि थोड़ा सा जो अधिकारी हैं वो संभल सकते हैं। फिर उन 800 कार्रवाई का क्या जो कि अधिकारियों के खिलाफ की गई थी, क्या उसको बेईमानी समझ लिया जाए या उसका कोई इंपैक्ट नहीं हुआ? सवाल यहां पर ये भी खड़ा होगा। दूसरा ये कि अब इतनी देर के बाद ये समझ में क्यों रहा है? 3.5 साल तो अब बीत गया ना, 3.5 साल के बाद ही अगर आप इस तरीके की कार्रवाई करने की मंशा बना रहे हैं तो फिर जो जीरो टॉलरेंस की बात आपने पहले दिन से कही थी, ये एग्जाम्पल पहले दिन से सेट क्यों नहीं हुए संतोष जी? या नेक्सस इतना तगड़ा है कि इतना आसान नहीं है कि तोड़ दिया जाए इतनी आसानी से? देखिए, 2 चीजें आपको समझा दूं आयुष। हम लोग कल्याण सिंह जी के जमाने में भी काम किए हैं, राजनाथ सिंह जी के जमाने में काम किए हैं, नारायण दत्त तिवारी जी के जमाने में काम किए हैं, वीर बहादुर सिंह जी के जमाने में काम किए हैं। भ्रष्टाचार इस लेवल पे नहीं था जो दिखाई पड़ रहा है और ये निश्चित रूप से इस पे अंकुश लगाने की जरूरत है और इस पे अंकुश तभी लगेगा जब कुछ सिलेक्टेड लोगों पर बहुत ही प्रभावशाली कार्रवाई कर दी जाए जिसको हम एग्जाम्पलरी पनिशमेंट कहते हैं। और जब ये एग्जाम्पलरी पनिशमेंट होगा तो निश्चित रूप से आप ये देखिएगा कि इसका प्रभाव बाकी लोगों पर जाएगा। ये लीडरशिप का प्रश्न होता है। अगर हम किसी को बचाने का प्रयास नहीं करते हैं, पारदर्शिता के साथ काम करते हैं और किसी के खिलाफ जो गिल्टी पाया गया है कार्रवाई करते हैं और प्रभावी कार्रवाई करते हैं तो बाकी लोग जो इसको देख रहे हैं वो निश्चित रूप से इससे दबेंगे। नहीं संतोष जी, अब आपने इतने पुरानी तमाम सरकारों का जिक्र कर दिया तो फिर मौजूदा सरकार का भी जिक्र करते हुए थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। एक छोटा सा कमेंट मैं आपका जरूर चाहूंगा, क्योंकि इस सरकार की तरफ से जब जीरो टॉलरेंस की बात कही जा रही है और जो कार्रवाई की जा रही है, क्या अगर हम तुलनात्मक विश्लेषण करें तो ये सही दिशा में जा रहा है? और अगर जा रहा है तो फिर ये रुक क्यों नहीं रहा? आयुष, मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूं। मैं इसको 2 तरीके से कहूंगा। ये कथनी और करनी की बात है। अभी तक कहा जा रहा था, अब करने की बात की जा रही है। अगर ये हो जाता है, आप 2.5 साल 3 साल जो आपने देखा उसमें जीरो टॉलरेंस की बात कही गई, उसमें ये कहा गया हम भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देंगे, हम लोगों की मदद करेंगे, जो भ्रष्ट लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, लेकिन इसके केसेस कम दिखाई पड़े। अब जो गंभीरता ये विधर पिछले 1 महीने के अंदर दिखाई दे रही है, एक एसएसपी एक एसपी सस्पेंड हुए, 2 आईएएस अफसरों के खिलाफ एसआईटी बैठा दी गई। तो ये बड़ा गंभीर मुद्दा है और ये निश्चित मान लें कि अगर सरकार इतनी गंभीरता से इसको देखती है तो इसका प्रभाव आने वाले समय में पड़ेगा। आप इस बात को नोट कर लीजिए। अब्दुल हफीज गांधी जी, देखिए ठीक है, विजय खैरा जी की बात से आप इत्तेफाक मत रखिए, लेकिन एक पूर्व आईएएस अधिकारी अगर इस बात को कहें तो क्या आपको लगता है कि इसके लिए हमको थोड़ा इंतजार कर लेना चाहिए या आप अभी भी अपने स्टैंड पर कायम है? देखिए, मैं इंतजार करने के लिए तैयार हूं, लेकिन कम से कम रिजल्ट्स दिखने चाहिए, क्योंकि मेरा इंतजार इसलिए विश्वास करने के लिए रेडी नहीं है क्योंकि हमने पिछले मसलों में कोई कार्रवाई नहीं देखी है। मैं आपको बताऊं कि पीपीई किट जो थी बहुत सस्ती क्वालिटी की आ गई थी कोविड के पैंडेमिक के दौरान। तो एक जो पत्रकार थे लखनऊ के जिन्होंने यह मसला उजागर किया था, उनसे बुलाकर एसआईटी ने इंक्वायरी की, लेकिन उसके बाद हमें रिजल्ट देखने को नहीं मिला। और ऐसा ही हम शिक्षक घोटाले में देख रहे हैं, ऐसा ही हम होमगार्ड घोटाले में देख रहे हैं, ऐसा ही यहां पर एक बीज घोटाला हुआ था जिसमें जो जांच अधिकारी था वो एक्सीडेंट में मारा पाया गया। यानी जो विसल ब्लोअर है या जिसको आप जांच अधिकारी कह रहे हैं, वही जो है वो एक एक्सीडेंट में मारा पाया जाता है। तो यहां पर मेरा विश्वास डगमगा जाता है कि जब आप जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन की बात करते हैं तो फिर इस तरह की गतिविधियां क्यों देखने को मिल रही हैं, क्यों जो है आधी अधूरी कार्रवाई देखने को मिल रही है,
क्यों जो है 3.5 साल आपको लग जाते हैं? क्यों जो पिछली सरकारों पे आपने इंक्वायरी बैठाई थी उनका रिजल्ट नहीं आ रहा है? रिवर फ्रंट का कोई रिजल्ट नहीं आया, JPNIC का कोई रिजल्ट नहीं आया, आपने एक्सप्रेस वे पे इंक्वायरी बिठा ली, उसका कोई रिजल्ट नहीं आया, तो हम कहां तक भरोसा करें, ये मुझे बताइए। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये टाइम बाइंग एक्सरसाइजेस हैं। और एक बात मैं कह दूं, अभी सर बोल रहे थे कि एग्जाम्पलरी पनिशमेंट होनी चाहिए, मैं भी फेवर करता हूं कि एग्जाम्पलरी पनिशमेंट होगी तो उसका डिटरेंट इफेक्ट होगा। लेकिन जब मेरा तेरा देखा जाएगा, जब उसके अंदर जातिवाद देखा जाएगा, तो मैं समझता हूं कि फिर वो जो एग्जाम्पलरी पनिशमेंट का भी मैसेज नहीं जाएगा। आज उत्तर प्रदेश के अंदर क्या हो रहा है कि अगर मेरी जाति का कोई अधिकारी है, मेरे मतलब का अधिकारी है, तो मैं उसके खिलाफ एक्शन नहीं ले रहा हूं। मैं बहुत सारे केसेस आपको गिना सकता हूं। लेकिन मसला यह है कि उत्तर प्रदेश में आज की सरकार में जातिवाद चरम सीमा पर है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, इनके MLA राधा मोहन अग्रवाल बोल रहे हैं, इनके और भी MLAs बोल रहे हैं। 200 MLAs ने विधानसभा में धरना दिया, वो संतुष्ट नहीं है सरकार से, लॉ एंड ऑर्डर को संतुष्ट नहीं है वो। आप देखिए कि एक केस हुआ था बलिया में, मंजरी राय जो कि एक अधिकारी थी, उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। जी। मुझे बताइए कि उनकी इंक्वायरी कहां पहुंच रही है? उनके माँ बाप CBI इंक्वायरी की मांग कर रहे हैं, क्यों नहीं CBI इंक्वायरी करा दी जाती है? एक अधिकारी के मरने पे CBI इंक्वायरी नहीं कराई जाएगी, लेकिन हम किसी भी मसले में CBI इंक्वायरी जो है वो करा सकते हैं। तो मसला यह है कि मुझे चीजें अगर होती हुई दिखेंगी तो मुझे विश्वास होगा, लेकिन अगर मैं अतीत में देखूंगा कि कार्रवाई सिर्फ नाम मात्र की हुई है तो मेरा विश्वास जो है कहीं ना कहीं डगमगाएगा। खैरा जी, अब जवाब दीजिए। देखिए साहब, अगर ये जातिवाद की बात कर रहे हैं तो कोई भी पूरे उत्तर प्रदेश की 20 करोड़ जनता हंसेगी इनके ऊपर। जातिवाद का उदाहरण तो ये था स्पष्ट रूप से, आज भी इतिहास में निकाल लीजिएगा कि थाने के थाने सब SI एक ही जात के लोगों को दे देते थे और सीनियर इंस्पेक्टर को एक जगह पोस्ट कर देते थे। ये बराबर चलता रहा। राधा मोहन अग्रवाल क्या कह रहे हैं? जहाँ पर डायरेक्टर जाने थे वहां पर सीनियर लोगों को कहीं और पोस्ट कर दिया जाता था, डिप्टी को डायरेक्टर का चार्ज दिया जाता था। 5-5 साल तक ये चलता रहा सापा शासन में, एक ही जाति के लोगों को। और ये जातिवाद की बात कर रहे हैं। एक जातिवाद तो इस सरकार में है ही नहीं, कहीं दूर दूर तक आपको देखने तक को नहीं मिलेगा। और ये तो सवाल ही बेमतलब का था, बात ही बेमतलब की बोली आपने। वो भी सापा के अगर प्रवक्ता बोले तो आश्चर्यजनक बात हो गई। आपके MLA क्या कह रहे हैं? जहाँ तक इंक्वायरी का सवाल, इंक्वायरी के लिए अभी द्विवेदी नहीं, आपके MLAs क्या कह रहे हैं? स्पष्ट रूप से राधा मोहन अग्रवाल क्या कह रहे हैं बताइए। समझा दिया है कि इंक्वायरी का प्रोसीजर है, चाहे योगी साहब हो, चाहे मोदी जी भी हो, चाहे कोई भी हो, हर आदमी कानून से बंधा हुआ है और कानून को वो मानने वाले लोग हैं, कानून को मानने वाले ये नेता है। इसलिए ये कानून से अलग नहीं जाएंगे कि जबरदस्ती उठाया और किसी को उठा के सस्पेंड कर दिया, जो चलता रहा आपके शासन में, वो नहीं होगा। यहाँ तो जब पकड़ लेते हैं, पूरा देख लेते हैं, फिर उसके खिलाफ। ठीक है, लेकिन खैरा जी एक सवाल मैं आपसे जरूर पूछूंगा। ठीक है, अब्दुल हफीज गांधी जी के साथ आप आरोप प्रत्यारोप करते रहिएगा। देखिए, वो आपके राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं, जरूर आप उनकी बातों का जवाब दीजिएगा खैरा जी। लेकिन एक चीज मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा, इस चर्चा के अंदर एक वरिष्ठ IAS अधिकारी भी बैठे हुए हमारे साथ, पूर्व वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं। उन्होंने भी इस बात को कहा, उन्होंने ये कहा कि कार्रवाई आप लोग कर रहे हैं, लेकिन जो कार्रवाई आप लोगों ने आज शुरू करी है, अगर ये आप लोग डे 1 से कर रहे होते तो एक मैसेज भी चला गया होता और विपक्ष के पास शायद ये मुद्दा भी नहीं होता। 3.5 साल तक का वक्त क्यों लगाया? किस बात का इंतजार करा जा रहा था? ये भी सवाल इसके साथ उठेगा। और क्या मौका नहीं दिया आप लोगों ने विपक्ष को कि वो सवाल खड़ा करे इस तरीके के? हमने, सरकार ने 3 तरह से कार्रवाइयां शुरू की थी। चिन्हित करके लोगों को निकालने का सबसे अच्छा तरीका है उसकी फाइल तैयार करके, और उसमें समय लगेगा ही लगेगा। साल में 6 महीने में नहीं हो सकता है ये, 1-2 साल इसमें तरह तरह के पिछला 20 साल के रिकॉर्ड सर्विस का निकालना होता है इसमें, और हर आदमी को नहीं निकाला जा सकता है। इसमें भी एक नियम बना हुआ है कि 50 ईयर्स से ऊपर के लिए नियम बना दिया है कि उनका रिकॉर्ड निकालिएगा। बाकियों के लिए प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस में फिर आपसे कह रहा हूँ, इतनी अच्छी तरह एक्सप्लेन किया कि द्विवेदी जी ने एक एक बात को बिल्कुल अलग अलग धागे से कर दिया कि साहब इसमें समय लगता है। आज उन्होंने पकड़ा है, आज 10 दिन के लिए टाइम बाउंड जहाँ आवश्यकता थी वहाँ कर दिया है। रहा बाकी ये घोटाले की बात कर रहे हैं, 20 बातें होती है, सारे के सारे घोटाले नहीं होते हैं। कई लोग, में घोटाला पाया ही नहीं जाता है, तो उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन अगर 20 में से 15 में घोटाला हुआ, 2 में नहीं भी हुआ होगा, 1-2 में गलती हुई होगी। जैसे अभी हमने वैभव कृष्ण की बात कही थी, वैभव कृष्ण के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, वो अच्छे ऑफिसर में उनकी गिनती है, लेकिन वो इंडिसिप्लिन में गए हैं। वो तो पुलिस के अधिकारियों ने उनके खिलाफ कार्रवाई की है, राजनीतिक कार्रवाई तो हुई नहीं कोई, मुख्यमंत्री ने तो कुछ किया ही नहीं। अगर कोई DSP गलती करता है और SP उसके ऊपर कार्रवाई करता है या IG करता है, तो वो तो उनका इंडिसिप्लिन अनुशासनात्मक कार्रवाई है। इसमें क्या हुआ?
करप्शन का कोई चार्ज प्रभु कृष्ण के ऊपर नहीं लगा है, सिर्फ 4 अधिकारियों पे लगा है और 2 पर नहीं लगा है। तो पुलिस में डिसिप्लिन सबसे बड़ी बात है, इसलिए उसका उदाहरण देना बिल्कुल गलत है आपका। चलिए, और भी लिस्ट तैयार हो रही है, ठीक है, अब लोगों में चलिए, और भी ज्यादा डर समा गया है। अब्दुल हफीज गांधी जी, अब्दुल हफीज गांधी जी, चलिए। देखिए आयुष जी, मैं एक बात बता दूं कि जब ये सरकार आई थी तो इन्होंने कहा था कि जो अधिकारी हैं हम उनका इनकम यानी आय का ब्यौरा लेंगे और वो हर साल सबमिट करेंगे। मुझे नहीं पता कि कितने प्रतिशत लोगों ने सबमिट किया, ऐसा कोई भी न्यूज हमारे सामने नहीं है। आज 3.5 साल हो गए। जब ये सरकार आई थी तो उन्होंने कहा था कि हम उनकी इनकम उनको सबमिट करनी होगी, पब्लिक करनी होगी, या पब्लिक ना करें तो सरकार को दें। लेकिन मुझे नहीं लगता कि 10-20% से ज्यादा अधिकारियों ने अपनी इनकम का ब्यौरा सरकार के पास सबमिट किया होगा। सरकार ने कोई भी आगे कदम नहीं उठाया। इसी तरह से इन्होंने कहा कि हम पेट्रोल पंप की जांच करेंगे। कुछ पेट्रोल पंप की जांच की शुरुआत में, उसके बाद उन्होंने कुछ पेट्रोल पंप सीज भी किए, लेकिन पेट्रोल पंप ओनर्स का इन पे दबाव पड़ गया। उसके बाद 3.5 साल तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद इन्होंने कहा कि हम स्कूल की फीस का निर्धारण करेंगे, फीस का फैसला करेंगे, लेकिन प्राइवेट स्कूल के प्रबंधनों का इन पे प्रभाव पड़ गया। उसके बाद इन्होंने कोई बात नहीं की। तो ये वो सरकार है जो कहती कुछ और है, करती कुछ और है। ये भ्रष्टाचार से लड़ना नहीं चाहती है, बल्कि ये भ्रष्टाचार को दबाना चाहती है। और इसीलिए पत्रकार जो सवाल उठाते हैं उन पे एफआईआर हो जाती हैं, जो पूर्व आईएएस अधिकारी सवाल उठाते हैं उन पे एफआईआर हो जाती हैं, जो राजनीतिक प्रतिद्वंदी प्रदर्शन करते हैं या सवाल उठाते हैं उन पे एफआईआर हो जाती हैं। तो आज उत्तर प्रदेश एफआईआर प्रदेश बन चुका है, जहां झूठी एफआईआर, राजनीति से प्रेरित एफआईआर जो है आज सरकार कर रही है। और यहां पर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का खुला उल्लंघन कहीं ना कहीं हो रहा है। देखिए, आप जो करप्शन है उजागर तभी तो होगा जब सवाल पूछेंगे, विपक्ष सवाल पूछेगा, आम नागरिक सवाल पूछेगा, पत्रकार सवाल पूछेंगे। लेकिन आप एफआईआर के हथियार का नाजायज इस्तेमाल करेंगे, आवाज को दबाने का इस्तेमाल करेंगे, तो मैं समझता हूं कि यह सरकार तानाशाही तो हो सकती है लेकिन लोकतांत्रिक नहीं हो सकती है। और इसलिए मैं पूरा का पूरा इल्जाम लगाता हूं। अभी इन्होंने वैभव कृष्ण की बात की। वैभव कृष्ण ने ट्रांसफर पोस्टिंग का सवाल उठाया था कि ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसा चलता है। आज 8 महीने हो गए, क्या हुआ? जिन अधिकारियों का उन्होंने नाम लिया था, मुझे बताइए किस अधिकारी के खिलाफ एक्शन हुआ? यानी कि ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसा चलता है, ये अधिकारी कह रहा है, दूसरे अधिकारियों के खिलाफ कह रहा है। 8 महीने तक कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो किस तरह की सरकार है ये? तो आप करप्शन को बढ़ावा देने वाली सरकार है, जीरो टॉलरेंस और करप्शन वाली सरकार नहीं है आप। संतोष जी, मुझे एक चीज समझाएं, क्योंकि अगर बार बार मुख्यमंत्री, और जिनका जिक्र आपने भी शुरुआत में चर्चा के दौरान भी किया कि मुख्यमंत्री के ऊपर तो कोई उंगली नहीं उठा सकता, तो फिर मुख्यमंत्री अगर निर्देश दे रहे हैं, तमाम बैठकें रोज करते हों और उसके बाद भी वो मैसेज जुडिशरी के अंदर ना पहुंचता हो, अब वो मैसेज हम ये कह सकें कि जो अधिकारी हैं उनके अंदर ना पहुंचता हो, तो इसके मायने क्या समझे जाएं? क्या ये समझा जाए कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि उसके ऊपर जो कंट्रोल है वो सीएम नहीं कर पा रहे, और इस वजह से इस तरीके की जो घटनाएं वो हर जगह हम लोग को देखने को मिल रही हैं? क्या वहां पर जहां चोट होनी चाहिए वो सही तरीके से नहीं हो पा रही है? आयुष, इसमें ट्रांसपेरेंसी की कमी है। 2 चीज़ें बता दूं आपको। एक तो सबसे पहले कि जो ब्यूरोक्रेसी है उसके कुछ लिमिटेड लोगों ने मुख्यमंत्री को घेर रखा है और वो सबकी बात को नहीं सुन पा रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने प्रयास किया कि उनको मिल के वस्तु स्थिति बताई जाए, लेकिन कदाचित वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। जैसा कि अभी अब्दुल हफीज गांधी साहब ने कहा कि ऑफिसर्स का प्रॉपर्टी का डिक्लेरेशन, ये इमूवेबल और मूवेबल प्रॉपर्टी का एक प्रोफार्मा होता है, और जिस समय अपना वार्षिक एसीआर सबमिट करते हैं, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट अपने सीनियर्स को लिखने के लिए, तो ये मैंडेटरी है कि हम उसके साथ इसको सबमिट करें। लेकिन जो गांधी साहब कहना चाह रहे थे उसमें 2 प्रकार की चीज़ें हैं। एक तो जो हमारी वाजिब प्रॉपर्टी है और हमारी गैर वाजिब प्रॉपर्टी है, जिसका करप्शन से सीधा रिश्ता है जी। जो सीधा रिश्ता करप्शन से है, उसके लिए हम लोगों को मध्य प्रदेश में जो लोकायुक्त पुलिस का एक कॉन्सेप्ट है, आपने देखा होगा, वो प्रत्येक वर्ष 4-5 आईएएस अफसर, 3-4 आईपीएस अफसर, 2-3 आईएफएस अफसर को रेड करते हैं, पकड़ते हैं, जेल में डालते हैं। लेकिन वो कमिटेड फोर्स है जो डायरेक्ट लोकायुक्त के अंडर में काम करती है और उसका बड़ा प्रभाव है, बहुत ज़्यादा प्रभाव है। और कई बार मैंने सजेस्ट किया कि उसका एक मॉडल प्रदेश सरकार को देखना चाहिए। वो निश्चित रूप से
भ्रष्टाचार पर नियंत्रण के लिए प्रभावी है। अब रह गई दूसरी बात, भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करने के लिए जो प्रोसीजरल चीजें हैं, जो संविधान है हमारा, जो आईपीसी सीआरपीसी है, उसमें इतने कॉम्प्लिकेशंस हैं कि वो इतना लंबा, इतना कॉम्प्लिकेट हो जाता है कि जब तक वो नतीजे पर पहुंचता है वो स्टेज बहुत देर हो जाती है और लोग उसको मैनेज कर लेते हैं, उसको मैनिपुलेट कर लेते हैं, गवाह तोड़ लेते हैं, गवाह मर जाते हैं। नतीजा ये होता है कि उसमें कुछ नहीं होता, छूट जाते हैं। इसलिए फास्ट ट्रैक कोर्ट और तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है, और अगर कुछ केसेस में तत्काल कार्रवाई हो जाती है तो आप देखिएगा कि इसका परिणाम बहुत अच्छा होगा और इसका एक प्रॉपर मैसेज लोगों में जाएगा, और जो लोग ज़्यादा करप्ट नहीं है, मीडियोकर हैं, वो दब जाएंगे, वो रुक जाएंगे और करप्शन पर लगाम लगेगी। खैरा जी, एक बड़ी वजह यह भी है क्योंकि मुख्यमंत्री के आसपास कुछ लोगों का घेरा ऐसा है कि जो असल बात है वो उन तक पहुंचती नहीं है। क्या ये वजह मान लिया जाए कि मुख्यमंत्री के इतने प्रयास के बावजूद भी जो ब्यूरोक्रेसी है जिसके ऊपर लगाम होनी चाहिए पूरी तरह से, वो नजर नहीं आती है? ब्यूरोक्रेसी चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे कहीं हो, चाहे विश्व में भी कहीं हो, ब्यूरोक्रेसी की अपनी शक्तियां हैं, उनमें शक्तियां निहित हैं, कानून से भी नियमों से भी, वो एक अलग बात है। लेकिन जहाँ तक योगी जी जैसे मुख्यमंत्री का सवाल है, वो बड़ी आसानी से उपलब्ध है जनता के लिए भी और शिकायतों के लिए भी। उनके पोर्टल पर आप शिकायत करेंगे, हर शिकायत का वहाँ पर मैनेजमेंट है, हर शिकायत का जवाब जाता है, हर शिकायत से इंक्वायरी होती है। तो ये कहना तो गलत है। बाकी रहा ये है कि सरकार का जो भी तरीका है, सरकार की जो भी इच्छा है, सरकार को भ्रष्ट लोगों को हटाना है, जैसे मान लो यही तय अगर सरकार ने कर लिया है तो ये काम तो करना अफसरों को ही होता है, अफसरों को ही आदेश देना पड़ते हैं। खुद से कोई मंत्री आदेश नहीं कर सकता है, इंक्वायरी भी अफसर ही करते हैं। तो काम तो उसी ब्यूरोक्रेसी से ही लेना होता है, उसी को सुधारना है, उन्हीं में से चिन्हित करके लोगों को निकालना है। और यही कार्रवाई हो रही है और इसी में वो काफी सफल हुए हैं और सफल हो रहे हैं। सवाल ये है कि आप फिर हम बात तो वही आएगी कि पुराना रवैया जो चल रहा ब्यूरोक्रेसी का, जिसका गांधी जी ने खतरा पहले 1947 में ही बता दिया था कि ये होने वाला है और ये हुआ, बिल्कुल आखिरी आंसू, आदमी का आंसू पहुंचने की बात कही तब उन्होंने कहा था हमें इस ब्यूरोक्रेसी से डरना चाहिए, हमको ब्रिटिश सिस्टम बंद करना चाहिए। लेकिन वो 50-60 साल में बंद नहीं हुआ और वो सिस्टम अभी भी चालू है। हम एक उदाहरण देते हैं कि आज किसी की भी सरकार हो, योगी जी की है या किसी बीजेपी कोई भी सरकार हो, एक मुख्यमंत्री तय कर लेता है कि हमको इस तरीके से इस भ्रष्टाचार को हटाना है। अब हटाने के बाद उन्होंने एक पॉलिसी तय कर ली, फिर उस पॉलिसी के इफ एंड बट्स निकालने के लिए ब्यूरोक्रेसी ही बैठी है, इम्प्लीमेंटेशन के तरीके उनको ही ढूंढना है। आज जैसा भी फीस की बात कर रहे थे गांधी जी कि फीस निर्धारण नहीं हुआ, पेट्रोल पंप के ऊपर छापे नहीं मारे गए, पेट्रोल पंप पे बराबर छापे मारे जा रहे हैं, लेकिन एक काम ब्यूरोक्रेसी को करना होता है। ब्यूरोक्रेसी को आदेश दे दिए गए, जहाँ भी कहाँ मारे जा रहे हैं, लगी उनको हटा दिए गए, पंप भी बंद हुए हैं। फीस निर्धारण कॉलेज की बिल्कुल बाकायदा हुई है, एक पैसा कॉलेज एसएफएस का ले नहीं सकता। स्कूलों का अपने विकास हुए ठीक है। नहीं, अब्दुल हफीज गांधी जी, देखिए खैरा जी के हिसाब से सरकार की तरफ से तो आदेश है, लेकिन वो वही कह रहे हैं ना कि जब ब्यूरोक्रेसी वो काम ना कर रही हो तो फिर क्या किया जाए? उसी को ब्यूरोक्रेसी को टाइट करना है धीरे धीरे, लेकिन उसको टाइट करने की जिम्मेदारी खैरा जी आप लोगों की है, क्योंकि आपको काम भी निकालना है और सरकार की जो छवि है वो भी बेहतर बरकरार रहे, अच्छा शासन प्रदेश सरकार को दें, क्योंकि जवाबदेह तो जनता के प्रति सीधे तौर पर आप लोग हैं ना, इसलिए आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है। ब्यूरोक्रेसी को शक्तिशाली बनाया है, जो उनके एक सिस्टम बनाया है उसको तोड़ने में लगे हुए योगी जी, और उसको तोड़ के दिखा भी दिया उन्होंने। पहले मुख्यमंत्री है जिन्होंने तोड़ के दिखाया। नहीं विजय खैरा जी, अगर तोड़ दिया होता तो मुझे लगता है कि आज हम लोग चर्चा करने के लिए यहाँ नहीं बैठे होते। टूटा तो नहीं है, ये जरूर है कि आप प्रहार भले ही कर रहे हो, अब वो टूटेगा कैसे इसके लिए इंतजार और करना पड़ रहा है। अब्दुल हफीज गांधी जी, देखिए खैरा जी 1947 में जा रहे हैं और कह रहे हैं ब्यूरोक्रेसी पहले से भी मजबूत थी और मजबूत हुई है। फिर आप वादा क्यों करते हैं इलेक्शन में कि हम ट्रांसपेरेंसी लेकर आएंगे, करप्शन घटाएंगे, हम जो है अत्याचार कम करेंगे? फिर वादे क्यों करते हैं? क्या आपको पहले पता नहीं होता कि ब्यूरोक्रेसी इस तरह की है या ब्यूरोक्रेटिक सेटअप किस तरह का है? मैं इस आर्गूमेंट से कभी भी सहमत नहीं होता हूं कि जो है आप जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसकी जिम्मेदारी स्थापित नहीं करते हैं और ब्यूरोक्रेसी पे सारा मसला डाल देते हैं। तो फिर ये चुनाव बंद कर दीजिए। क्यों कराते हैं चुनाव? क्यों आप वादे करते हैं पब्लिक से कि हम करप्शन कम कर देंगे, हम जो है पारदर्शिता बढ़ा देंगे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे?
जब आपको पता है कि ब्यूरोक्रेसी आपको नहीं करनी देगी। देखिए इस देश के अंदर सरकारें आई हैं जिन्होंने इसी ब्यूरोक्रेसी का काम लिया है, डेवलपमेंट किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया है, वर्ल्ड क्लास ऑडिटोरियम्स दिए हैं, JPNIT दिया है, रिवर फ्रंट दिया है, लैपटॉप दिए हैं। इसी चलिए ब्यूरोक्रेसी चलिए अब इसी के साथ ये चर्चा ही समाप्त करनी होगी, मेरे पास समय नहीं है। बहरहाल आप सभी लोग का बहुत शुक्रिया अपना समय निकालने के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हालांकि अब मुख्यमंत्री की तरफ से जो आदेश दिए गए हैं उसका इंपैक्ट किस तरीके से होता है, उसका असर क्या होता है और कैसे जो भ्रष्टाचार है उस पर अंकुश ये जो सरकार है वो लगाती है अपने इन तमाम एक्शंस को लेकर के, ये भविष्य के गर्त में है। और देखना यह है कि आने वाले समय में क्या जो भ्रष्टाचार है वो रुकेगा। इसी के साथ आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना। एसोसिएट स्पॉन्सर पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया। तुम में भी मैं हूँ शुद्ध प्लस पान मसाला। वीको टर्मरिक क्रीम, इसमें है हल्दी और चंदन के गुण जो कील मुहासे दूर करे और दे नेचुरल सुंदरता। वीको टर्मरिक क्रीम 24 कैरेट सौंदर्य दे सोने जैसा निखार। सवाल का सही जवाब दे और जीते आकर्षक इनाम। सही जवाब देने वालों को मिलेगी ये घड़ी बिल्कुल मुफ्त जिसकी कीमत है 3000 रुपए, या पा सकते हैं ये ज्वेलरी भी बिल्कुल मुफ्त जिसकी कीमत है 2499 रुपए। आज का सवाल, अगर कोई व्यक्ति दर्पण देख रहा है तो वो किस वस्तु को देख रहा होगा? आपके ऑप्शंस हैं A आईना, B घड़ी, C तस्वीर या D दरवाजा। आपको दिए गए सवाल का उत्तर हमें सिर्फ SMS के द्वारा भेजना है। अगर आपका जवाब A है तो टाइप करें क्विज स्पेस A, अगर आपका जवाब B है तो टाइप करें क्विज स्पेस B, आपका जवाब C है तो टाइप करें क्विज स्पेस C, आपका जवाब D है तो टाइप करें क्विज स्पेस D और भेज दें हमें 56161 पर। आज की ताजा खबर मीठी भी है। वीको लाया है शुगर फ्री पेस्ट, वीको वज्रदंती अब शुगर फ्री भी। उसके पास एक बंदूक। जब घर बैठे हैं तो बेकार के चैट ग्रुप्स तो बनेंगे ही। जब बेमतलब के चैट ग्रुप शो टाइम की बत्ती लगा दें, फैमिली के खतरनाक फूफा जी को ऐड करते हैं। शो टाइम पे बकवास हटाओ, स्प्राइट उठाओ। कूका तुलसी गिलोय अर्क, इसमें तुलसी के साथ गिलोय भी है। इसका रोजाना इस्तेमाल आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है। कूका तुलसी गिलोय हमारी इम्यूनिटी के लिए खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा। वीको टर्मरिक WSO स्किन क्रीम पाउच के साथ पाइए 20 ग्राम वीको वज्रदंती पेस्ट केवल 6 रुपए में। अब त्वचा चमके खूब, दांत भी रहे मजबूत। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया। तुम में भी मैं हूँ शुद्ध प्लस पान मसाला। वीको टर्मरिक क्रीम, इसमें है हल्दी और चंदन के गुण जो कील मुहासे दूर करे और दे नेचुरल सुंदरता। वीको टर्मरिक क्रीम 24 कैरेट सौंदर्य दे सोने जैसा निखार।